वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। हम रीजन्स पढ़ रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड कनाडा के, और हमने कल अमेरिकन साउथ पढ़ा था। आज हम नेक्स्ट रीजन की ओर बढ़ते हैं। कवलजीत, हमारा अगला रीजन है द मिडवेस्ट एंड ग्रेट प्लेन्स। आइए पहले मैं आपको ये दिखाऊं कि हम किस रीजन की बात कर रहे हैं। मिडवेस्ट एंड ग्रेट प्लेन का जब जिक्र आता है तो इसकी बात आती है। लुक, आप इसकी बात कर रहे हैं, दिस मिडवेस्ट रीजन। ओके, अब ध्यान से नोटिस करिए, इस मिडवेस्ट के अंदर तो ये मिशिगन भी आ गया है ना, फिर इलिनॉइस भी आ गया, आयोवा भी आ गया, ये सभी स्टेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इंडियाना भी आ गया है कि नहीं, और कांसास भी आ जाएगा, डकोटा भी आ जाएगा। तो ग्रेट लेक्स का सराउंडिंग एरिया, प्रिया इधर बेटा, इधर इधर, ग्रेट लेक्स का सराउंडिंग एरिया, ओके, कनाडा और यूएसए का ये बॉर्डर रीजन। कनाडा की प्रोविंसेस है ना यहाँ पे, कौन सी प्रोविंसेस होंगी? जैसे मैनीटोबा, जैसे रंजीत कहते हैं सैस्काचुआन, है ना, और जैसे एल्बर्टा। ओके, तो रीजन वाइज उन्हें प्रेरीज कहा गया है, द प्रेरीज प्रोविंसेस। तो कनाडा के साथ ये रीजन बॉर्डर शेयर कर रहा है, ग्रेट लेक के सराउंडिंग रीजन की फॉर्म में है। वेस्ट में माउंटेन वेस्ट यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे रॉकी माउंटेन्स आ जाएंगे। तो रॉकी माउंटेन्स के ईस्ट में, ग्रेट लेक्स के वेस्ट और साउथ में, कनाडा के साथ बॉर्डर शेयर करता है, द साउदर्न बॉर्डर ऑफ द कनाडा। ईस्टवर्ड जाएंगे तो देयर विल बी अपलेशियन माउंटेन्स। ओके, ये है, दिस इज़ द मिड वेस्ट रीजन। हम मिड वेस्ट एंड ग्रेट प्लेन एक साथ लेके चल रहे हैं। ये एक लेवल्ड एरिया है अमेरिका का। इसकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के बेस पर इसे अमेरिका की ब्रेड बास्केट कहते हैं। दिस रीजन इज़ द ब्रेड बास्केट ऑफ अमेरिका। बेअंत एग्रीकल्चर होता है यहाँ पर, और अलग अलग तरह का होता है, हम अभी उसकी बात करेंगे। ओके, तो दिस इज़ द एग्रीकल्चरली मोस्ट फर्टाइल एंड द रिच रीजन ऑफ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। ओके, अब इसी में हम वो वाला मैप देखेंगे जिसमें स्टेट्स कवर होते हैं। तो ध्यान से देखिए, हम किन स्टेट्स की बात कर रहे थे, अब आप ध्यान से देखिए। तो देखिए, ओहियो, इंडियाना, इलिनॉइस, ओके, मिशिगन, विस्कॉन्सिन, मिनेसोटा, आयोवा, कांसास, ओक्लाहोमा, अरकानसास, मिसौरी, नेब्रास्का, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा। तो इसे ऐसे ध्यान से देख लेना जैसे सीढ़ियाँ चढ़ रही हों ऊपर की ओर। ओक्लाहोमा, कांसास, नेब्रास्का, साउथ डकोटा, नॉर्थ डकोटा, और उसके ऊपर यहाँ पर देखिए मैनीटोबा कनाडा का, ये सैस्काचुआन, ये एल्बर्टा। ओके, तो ऑलमोस्ट ये स्टेट्स कवर हो रहे हैं। दीज आर द स्टेट्स जो यूएसए के हम कवर कर रहे हैं। क्या खासियत है इस रीजन की वो समझ लेते हैं। अब उसके लिए हम आपको एटलस दिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो हमने एक पॉइंटर के रूप में यहाँ पर लिखा है कि ये एक एग्रीकल्चरल रीजन है। ओके, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे हमने क्लाइमेट के बारे में लिखा है। तो क्या है इम्पोर्टेंट क्लाइमेट के बारे में बात, ध्यान से देखिए। देखिए, यूएसए के बारे में ये फेमस है कि जब आप ईस्ट से वेस्टवर्ड जाते हैं तो रेनफॉल डिक्रीज़ होता है, रेनफॉल रिड्यूस होता है। जो हवाएं अटलांटिक ओशियन से, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से मॉइस्चर लेकर के यूएसए में एंटर करती हैं, वो धीरे धीरे इनवर्ड जाते हुए
अपना मॉइस्चर लूज़ कर जाती हैं बारिश की फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में। तो जैसे जैसे वो इनवर्ड जाएंगी तो वो ड्राई होती चली जाएंगी। तो हम ईस्ट से वेस्टवर्ड अगर जाएं तो एरिडिटी बढ़ती है, ड्राइनेस बढ़ती है। और दूसरी तरफ ये जो रीजन है यूएसए का, यहाँ पर पैसिफिक ओशियन से जो हवाएं मॉइस्चर लेके आती हैं वो बारिश इसलिए नहीं कर पा रही हैं क्योंकि रास्ते में माउंटेन्स आ जाते हैं। पहले वो माउंटेन्स जो कोस्ट के आसपास हैं, इन्हें पैसिफिक कोस्टल माउंटेन्स कहते हैं, और फिर ये रॉकी माउंटेन्स। तो माउंटेन्स की जो वेस्टवर्ड स्लोप है उस पे बारिश हो जाती है, और जो माउंटेन की ईस्टर्न साइड है वो ड्राई रहती है। तो वेस्ट से आ रही विंड्स का भी बेनिफिट नहीं मिल रहा इस रीजन को, द ग्रेट प्लेन एरिया, और ईस्ट से आ रही विंड्स रास्ते में सूख रही हैं क्योंकि काफ़ी लंबा रास्ता तय कर रही हैं। यही कारण है कि ईस्ट से वेस्टवर्ड, अगर हम अकेले मिड वेस्ट और ग्रेट प्लेन को ही लें तो उसके ईस्ट से ही उसके वेस्ट तक आते आते बारिशें कम हो जाती हैं, रीजन ड्राई होने लगता है, एटमॉस्फेयर में एक एरिडिटी आ जाती है, सूखापन आ जाता है। इसी के कारण आपको चीज़ों में बदलाव दिखेगा। मैं अभी बता देता हूँ क्या बदलाव दिखेगा। वो ये बदलाव दिखेंगे, ध्यान से समझिए, कि जब आप बात करेंगे इन रीजन्स की जो इस मिड वेस्ट और ग्रेट प्लेन के ईस्टर्न एरियाज़ हैं, द रीजन सराउंडिंग द ग्रेट लेक्स, दीज रीजन्स, यहाँ पे बारिश ज़्यादा है ना, वेट एरियाज़ हैं, दे आर मोर वेट। तो इस वेट रीजन में आपको कॉर्न की खेती मिलेगी। कौन सी खेती मिलेगी? कॉर्न। ठीक है मोहित, इट इज़ अ कॉर्न बेल्ट, मक्का पेटी, द कॉर्न बेल्ट ऑफ अमेरिका। क्यों उगाई जाती है इतनी कॉर्न प्रिया? कॉर्न एक्चुअली खाने के लिए नहीं उगाते बेटा, ये गलती कभी नहीं करनी। इस कॉर्न को उगाने का मतलब है मिक्स्ड फार्मिंग, यानी कि वो फार्मिंग जिसमें वनस्पति और पशु इकट्ठे उगाए, या आप कह सकते हैं कल्टीवेट किए जाते हैं, पाले जाते हैं। वनस्पति मतलब बेटा वही फसलें, वेजिटेशन। पशु तो आप जानती हो, पशु माने एनिमल, गुड। ये दोनों इकट्ठे किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो कॉर्न उगाई जाती है उसका पर्पज़ यहाँ पे कैटल को फीड करने के लिए होता है। इस कॉर्न से आप कैटल को फीड करेंगे, कैटल फैटन हो जाएगा, बहुत बहुत मांस गेन करेगा, वेट गेन करेगा, फिर वो मांस के रूप में बाज़ार में बेचने के लिए बेस्ट हो जाएगा, फॉर द पर्पज़ ऑफ द मीट, बीफ। ओके, तो इस तरह से ये कैटल फैटनिंग के लिए कॉर्न उगाई जाती है। और वो जो कैटल हैं सब, फिर वो जो पशु हैं उन सबको काटा जाता है, प्रोसेस किया जाता है, और अमेरिका में और पूरे विश्व भर में उसका एक्सपोर्ट होता है, उसका एक्सपोर्ट होता है। तो काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर ये वाला उद्योग एग्जिस्ट करता है। इसे आप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स भी कह सकते हैं। ओके, तो ये रूल है मिक्स्ड फार्मिंग, द कॉर्न बेल्ट। वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड वेस्ट एंड द ग्रेट प्लेन एरिया, and now we are talking about the eastern region of the Midwest and the Great Plain, which is comparatively more wet as compared to the western block. Okay, अब इसका उल्टा, आप वेस्ट आ जाएंगे तो आप कहाँ आ जाएंगे? आप वेस्ट आ जाएंगे तो आप रॉकी माउंटेन की ईस्टर्न स्लोप्स के पास आ जाएंगे। एंड नाउ दिस इज़ अ ड्राई एरिया। ड्राई एरिया भी है, प्लस रॉकी माउंटेन का थोड़ा सा रगड टेरेन भी है, सॉइल भी उतनी ज़्यादा यहाँ पर फर्टाइल नहीं रह पाएगी। बट यहाँ पर फिर आप करेंगे द कैटल रेंचिंग। ओके, कैटल रेंचिंग, आप यहाँ पर जो पशु पालेंगे वो पशुओं से अलग अलग चीज़ें प्राप्त करने के लिए, उनके चमड़े के लिए, उनके बालों के लिए, उनके हॉर्न्स के लिए, उनसे कई चीज़ें आप प्राप्त करेंगे। तो कैटल रेंचिंग एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो ये भी एग्रीकल्चर में ही आती है।
तो द ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द रॉकी माउंटेन्स adjoining the Great Plain areas, they are useful for the cattle rearing or you can say the cattle ranching purpose. Okay, घास चरेंगे पशु और विकसित होंगे। यहीं पर कुछ कुछ पैचेस ऐसे होंगे जहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ पॉसिबल हैं। आप अंडरग्राउंड वाटर को टैप करेंगे, सरफेस पे लाएंगे और फील्ड्स को इरिगेट करेंगे, तो फिर यहाँ पर उन पैचेस में भी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, फसलें ग्रो होती हैं। ओके, जहाँ जहाँ पर इरिगेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं वहाँ वहाँ पर यहाँ भी खेती होती है। रेस्ट ऑफ द एरियाज़ में पशुपालन होता है। क्लियर हुई कहानी? इसके अलावा अब जब हम बात करते हैं ये नॉर्दर्न रीजन की, द एरिया ऑफ डकोटा, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है द स्प्रिंग व्हीट बेल्ट, तो ये जो नॉर्थ डकोटा का इलाका है, मैनीटोबा है, सैस्कैचुअन है, अल्बर्टा है, मोंटाना का ईस्टर्न एरिया है, व्योमिंग का ईस्टर्न एरिया है, ये सब रीजन डोमिनेटेड हैं बाय द स्प्रिंग व्हीट। तो दो तरह की व्हीट होती है यहाँ पे। फर्स्ट वन इज़ द स्प्रिंग व्हीट एंड द सेकंड वन इज़ द विंटर व्हीट। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए, ध्यान से नोटिस करिए, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये दिस रीजन that the region surrounding the Dakota, North Dakota, South Dakota, Eastern Montana, Eastern Wyoming, Manitoba, Saskatchewan and Alberta, ये रीजन में स्प्रिंग व्हीट उगाई जाती है। क्यों? ध्यान से देखिए तो ये रीजन हाई लैटिट्यूडनल रीजन्स हैं, तो यहाँ पर ग्रोइंग सीज़न शॉर्ट होता है। ग्रोइंग सीज़न इज़ शॉर्ट मतलब गर्मी का समय कम रहता है, ठंड ज़्यादा रहती है, ठंड ज़्यादा रहती है। ओके, तो विंटर व्हीट और स्प्रिंग व्हीट, वैसे व्हीट एक ठंडे क्षेत्र की फसल है। व्हीट किस कहाँ की फसल है? कोल्ड रीजन की। पंजाब में व्हीट कब लगाई जाती होगी जसनी? मैं बताता हूँ। पंजाब में व्हीट लगाई जाती है जब पैडी काट ली जाती है, चावल, और ये एक्टिविटी होती है अक्टूबर मिड के बाद से नवंबर के अराउंड। तो एक्चुअली में हमारे यहाँ पे जो व्हीट लगाई जाती है इट इज़ अ विंटर व्हीट। हम सर्दियों में लगाते हैं और अप्रैल के महीने में हम उसे काटते हैं, कारण कि व्हीट को एक लंबा समय ठंडे मौसम का चाहिए। यही कारण है ना कि गेहूं की खेती भारत के बहुत से अदर एरियाज़ में नहीं होती, क्योंकि वहाँ ठंड नहीं है। साउदर्न स्टेट्स में आप जाएं, गेहूं नहीं होगा, लेकिन इसके उलट चावल की खेती गर्म खेती है, उसे गर्म माहौल चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में नहीं हो पाएगी। तो यही कारण है कि ये अमेरिका के नॉर्दर्न रीजन्स और कनाडा के एरियाज़, यूरोप के हायर लैटिट्यूड एरियाज़, राइस कहाँ होता है वहाँ पे, पैडी कहाँ उगाते हैं आप? नहीं। ओके, क्योंकि वो बहुत ठंडे इलाके हैं। व्हीट उगाई जाती है। जो वो मूवीज़ देखते हो ना आप, 300 स्पार्टन्स या फिर ग्लैडिएटर, अक्सर एक योद्धा अपने खेतों से हाथ लगा के चला जा रहा होता है, उसे खेतों की याद, गोल्डन गोल्डन से खेत, द गोल्डनिश, वो एक्चुअली गेहूँ पका होता है, व्हीट पकी होती है। तो व्हीट फील्ड्स आर मोर कॉमन इन द कोल्डर क्लाइमेट्स, ठंडे इलाकों में ये रहता है। इतनी बात क्लियर? तो अब ऐसे में ये तो हायर लैटिट्यूड एरियाज़ है, तो यहाँ पर तो ठंड ज़्यादा रहेगी, तो उतनी ठंड यहाँ पर कंड्यूसिव नहीं है फिर व्हीट उगाने के लिए। उतनी भी ठंड में आप व्हीट नहीं उगा सकते, एटलीस्ट वो एक प्लांट है, तो उस प्लांट को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट चाहिए फॉर द ग्रोथ। हाँ, मनसीरत ने अब बोला चाहिए, कुछ भी करके चाहिए। ओके, तो चाहिए, तो जितनी कूलिंग उसे इन साउदर्न लैटिट्यूड में विंटर के दिनों में मिलेगी, उतनी को कूलिंग उसे इन हायर लैटिट्यूड में स्प्रिंग सीजन में मिल जाएगी।
क्योंकि जब विंटर ख़त्म हो रहा होता है और समर शुरू होता है, इसके बीच का वो संधि काल जो है, ट्रांजिशनल फेज़, ये स्प्रिंग होता है। विंटर के समाप्त हो, प्रकृति ऐसे नहीं ना होती अंग्रेजी कल्चर की तरह, 5 बज गए उठो खाना खाओ, 5:15 हो गए उठो वॉक पे जाओ, 5:30 हो गए वापस घर आओ, ऐसे तो नहीं होती ना। एक दिन होता है जो ढलते ढलते ढलता है। तो दिन जब रात से मिलता है तो संध्या आती है, रात जब दिन से मिलती है तो भोर आती है। संधि काल होते हैं ये, जो दो को मिलाते हैं उसे कहते हैं द ट्रीटी, द संधि, मिलाने वाले। ये संधि काल बड़े महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। ओके, रचना के काल है ये। संधि के राग होते हैं, संध्या राग, भोर के राग होते हैं। तो इसलिए विवाह जो होते हैं वो कब होते हैं? अमृत वेले। अमृत बेला कौन सा होता है? जब रात्रि दिन से मिल रही होती है, ईश्वर का समय होता है ये। ओके, तो ऐसे में ही जब सर्दियाँ गर्मियों में विलीन होंगी, बीच का वो काल स्प्रिंग होगा। जब गर्मियाँ सर्दियों में विलीन होंगी, बीच का वो समय ऑटम होगा। अभी सितंबर मज़ा आने लगा ना ऑटम वाला, दिन बदलने से लगे ना। अब दिन भर में ह्यूमिडिटी कम होती है, अब पंखों में भी दिन कट जाता होगा और सारा दिन एक हवा सी चलती है। 23 सितंबर के बाद पूरा मज़ा आ जाएगा, ऑटम सीज़न का आरंभ हो जाएगा। फिर पूरा 23 सितंबर से 23 अक्टूबर तक चलेगा, 23 अक्टूबर से आगे 20 नवंबर तक भी चलेगा। फिर उसके बाद फिर चालू विंटर, होंठ गाल ऊल सब फटने चालू। बच्चों के मुंह देख लेना, छोटे छोटे एकदम लाल, क्योंकि एटमॉस्फेयर में फिर काफ़ी ड्राइनेस आ जाएगी, विंटर सीज़न आ जाएगा। तो ऐसे में जो निचले लैटिट्यूड्स पे सर्दियों में तापमान गिरेगा, ठंड होगी, हायर लैटिट्यूड में उतना का तापमान फिर स्प्रिंग में होगा। विंटर से आगे आना पड़ेगा हमें विंटर से आगे आना पड़ेगा। ओके, तो बिल्कुल बिल्कुल विंटर जब हल्का सा विंटर जब ख़त्म होता देखें, बस तुरंत तभी लगा देंगे। फिर पूरा एक तो स्प्रिंग टाइम मिलेगा, फिर पूरा समर टाइम मिलेगा, पूरी पक जाएगी फसल अपनी, पूरी ज़िंदगी मज़ेदार। तो जैसे जैसे बेटा हायर लैटिट्यूड पे जाते हैं तो स्प्रिंग व्हीट, जैसे जैसे लोअर लैटिट्यूड पे आते हैं तो विंटर व्हीट। तो दो तरह की गेहूं की नस्लें यहाँ पे। ऑन द हायर लैटिट्यूड अराउंड दीज स्टेट्स of the USA and these provinces of the Canada, it is a region of the spring wheat. But southern areas में the region around the Kansas, it is the region of the winter wheat. ज़िंदगी बहुत सरल है। ओके, बस थोड़ा सोचने की बात होती है। यही लिखा था यहाँ पे, स्प्रिंग व्हीट और विंटर व्हीट। अब हमने ये समझा, क्या समझा हो? आपको अब एक नक्शे से समझाता हूँ, उस नक्शे से सब देखा जाएगा। आओ देखो, देखो क्या बताया है। देखिए ये कितने डार्क डार्क ग्रीन एरियाज़ है ना, नज़र आ रहे हैं ना हमें। ये डार्क डार्क ग्रीन एरियाज़ का मतलब यहाँ पर क्या है, ध्यान से देखिए। Acres of corn harvested for grain as a percentage of harvested cropland acreage। मतलब आप कॉर्न के लैंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पे मक्की उगाई जा रही है, और वो इस रीजन में कितना डार्क ग्रीन है, ध्यान से देखिए। लुक एट द डार्कनेस। ओके, तो दिस इज़ द कॉर्न लैंड। तो देखिए ग्रेट लेक्स का साउथ, साउथ वेस्ट और वेस्ट रीजन, ये एक अल्टीमेट कॉर्न बेल्ट है। इट इज़ द अल्टीमेट कॉर्न बेल्ट। और इसके नॉर्थ में हम आ गए, देखिए यहाँ पर ये रीजन, ये स्प्रिंग व्हीट के इलाके, कैनेडियन प्रोविंसेस से भी ऊपर टच करेंगे ना, वो दिख नहीं रही यहाँ पे। और हम नीचे आ गए, यहाँ पर देखिए ये विंटर व्हीट के इलाके। तो दिस इज़ द रीजन ऑफ द विंटर व्हीट, कांसास के आसपास का इलाका।
और ये दकोटा और मोंटाना और ये व्योमिंग का ये वाला इलाका ऊपर का सारा, तो ये सॉरी मिनेसोटा, तो ये सारा का सारा दिस इज़ कौन सा इलाका? द स्प्रिंग बेल्ट। कॉर्न नहीं बेटा रुचिका, स्प्रिंग। ओके, क्लियर कहानी? कोई डाउट तो नहीं अब? तो बस अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों में ढूंढना है और पता लगेगा कि कॉर्न बेल्ट कहाँ पे है, कॉर्न बेल्ट कहाँ पे है, क्या रीजन है उसका। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी पूछे जाते हैं, इवन रेनफॉल रिजिम भी पूछा जाता है। ओके, तो बस आप ऐसा समझ लीजिए कि वो सैंडविच हो रखा है, ऊपर स्प्रिंग वीट, नीचे विंटर वीट, बीच में ये कॉर्न बेल्ट। ज़िंदगी में कोई तनाव तो है ही नहीं, सब तो दिख रहा है। और अब इसको थोड़ा और अच्छा करने के लिए क्या देखना है, इसको और अच्छा करने के लिए हमने ये देख लेना है, ये देख लेना है। तो अब इस मैप को देखिए, इस मैप को देखिए और अब इस मैप को देखिए। तो यहाँ से देखिए ये एक ब्लॉक और इस ब्लॉक को यहाँ पे ऑब्ज़र्व करिए, ये एक ब्लॉक और दिस ब्लॉक। सो आयोवा, इलिनॉइस, इंडियाना, ओहियो, नेब्रास्का, मिसोरी। तो अब आइए यहाँ देखिए, वही सारे रीजन दिख रहे हैं ना। तो ये फेमस कॉर्न बेल्ट एरियाज़ है। तो इसको देखिए और इसको देखिए, तो कभी अगर मिलाने का काम आ जाए तो आयोवा और इलिनॉइस में से पूछा जाएगा कोई एक। वर्ल्ड में इम्पॉर्टेंट चीज़ों से मिलाने की बात अगर आ जाएगी तो कॉर्न बेल्ट के कंपैरेटिवली एक स्टेट लिखा होगा, या आयोवा होगा या इलिनॉइस होगा। आप आंसर कर देना। ओके, किसी को कोई डाउट? एक मिनट रुक जाइए। ये जो इलिनॉइस है, अब हम अगली चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, वो ये जो इलिनॉइस है यानी कि मिडवेस्ट का क्षेत्र, यहाँ पर एक शहर है शिकागो। क्या है? शिकागो। शिकागो ही में वो सारा जो मांस है वो पहुंचता है। आसपास के सराउंडिंग के सभी खेतों से सभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट फिर शिकागो पहुंचते हैं। एंड शिकागो इज़ नोन एज अ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ऑफ द अमेरिका। अमेरिका की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है ये। और इसके साथ के लगते हुए बाकी सभी शहर किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? फसलें खरीदने बेचने के लिए, मांस खरीदने बेचने के लिए। और यही कारण है कि शिकागो को ज़रूरी है पूरे देश से जोड़ना। तो बहुत ही एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क शिकागो को पूरे के पूरे कनाडा और यूएसए से कनेक्ट करता है। बहुत एक्सटेंसिव रेल नेटवर्क, बहुत बड़े बड़े यार्ड हैं शिकागो में इन सब मटेरियल्स को स्टॉक करने के लिए। यार्ड से मतलब मंडी देख लेना, कभी सब्जी मंडी हुआ ना, वहाँ पे सब्जियों का यार्ड, फलों का यार्ड देख लेना। तो आप बात कर रहे हैं अमेरिका की और उसमें बात हो रही है शिकागो की, तो उसके यार्ड इमेजिन कर लेना। एक से एक तगड़े कोल्ड स्टोरेज और अल्टीमेट एडवांटेज ग्रेट लेक रीजन से कनेक्ट होने की। तो ग्रेट लेक्स के साथ कनेक्टेड है, इसलिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन का बेनिफिट, एक्सटेंसिव अमेरिकन लैंड मास के साथ जुड़ने के लिए लैंड रेल ट्रांसपोर्ट का बेनिफिट, अल्टीमेट कनेक्टिविटी विद द एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि जितना भी मांस आपको दुनिया भर में भेजना है वो क्विक ट्रैवल होना चाहिए, तो एयर ट्रांसपोर्ट उसमें आजकल बड़ी भूमिका निभा रहा है। इन सब चीज़ों ने योगदान दिया शिकागो को शिकागो बनने में। सो दैट्स वाई शिकागो इज शिकागो। इट इज़ इन इलिनॉइस, इट इज़ इन द टिपिकल कॉर्न बेल्ट ऑफ अमेरिका, and it is the typical center of food processing industry of the America, and actually processing the corn based products. Okay, high level.